केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और एरिथ्रो एवं थ्रियोस्माइन। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं असमित संश्लेषण, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। असमित संश्लेषण या एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो असमित संश्लेषण स्टूडेंट्स की डेफिनेशन बता देता हूं। जब किसी समित यौगिक से असमित यौगिक का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? असमित संश्लेषण। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जब किसी समित यौगिक से असमित यौगिक का संश्लेषण किया जाता है तो उसे हम असमित संश्लेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? असमित संश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो देखो, असमित संश्लेषण की दो विधियां हैं। असमित संश्लेषण दो विधियों से किया जा सकता है। कितनी विधियों से किया जा सकता है? दो विधियों से किया जा सकता है। सबसे पहली विधि लिखें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली विधि क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु के द्वारा प्रोकिरेल, कार्बन में उपस्थित परमाणु या अणु को प्रतिस्थापित किया जाता है और असमित संश्लेषण किया जाता है। सपोज दैट अपने पास CH3 HH और यहाँ लिखते हैं C+H। इसका नाम क्या है? 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। और इसकी रिएक्शन Br2 से करवाएं। किससे करवाएं? Br2 से। तो ये प्रोकिरेल है। कौन सा है? प्रोकिरेल कार्बन। क्या बोलेंगे? प्रोकिरेल कार्बन। ये प्रोकिरेल कार्बन है, इसको किरेल बनाना है। क्या बनाना है? किरेल। तो Br2 के द्वारा प्रतिस्थापन होगा इसका। तो Br2 के द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो क्या लिखेंगे? CH3 CH Br C=OH। इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम देंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। प्लस में क्या निकलेगा? HBr। प्लस में बाहर क्या निकलेगा? HBr। तो प्रोकिरेल से क्या बन जाएगा? किरेल बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? किरेल। समझ गए? प्रोकिरेल से क्या बन जाएगा? किरेल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया थी? प्रतिस्थापन। अब मैं अदर एग्जांपल भी दे सकता हूं इसमें। देखो, सपोज दैट कोई अदर एग्जांपल दें अपन CH3 CH H C2H5। इसकी रिएक्शन यदि अपन Cl2 से करवा दें। किससे करवा दें? Cl2 से। तो CH3 CH Cl
और C2H5, तो ये क्या बन गया किरेल, और ये क्या है प्रोकिरेल, प्रोकिरेल, और इसको क्या बोलेंगे किरेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे किरेल। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा असंमित संश्लेषण। नेक्स्ट 2 नंबर जो मेथड है वो है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया द्वारा किसी अणु या आयंस का योग होता है जिससे असंमित संश्लेषण होता है, जैसे साइनोहाइड्रीन है, जैसे एसीटेल्डिहाइड, उसमें HCl की रिएक्शन करवा दे, इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कैसा यौगिक है संमित है। भी अपने पास 3 ही कार्बन, चौथा तो है ही नहीं, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं HCl से, तो इस कार्बन को अपन बोल सकते हैं प्रोकिरेल कार्बन, प्रोकिरेल कार्बन, क्या बोलेंगे प्रोकिरेल कार्बन। और प्रोकिरेल कार्बन की रिएक्शन किससे करवाएं HCl से, HCl कैसे टूटेगा भाई H प्लस Cl माइनस, टूटेगा ना H प्लस Cl माइनस, तो ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाएगा। आप लोग क्या लिखेंगे CH3C H OH सॉरी Cl, और आगे क्या हो जाएगा H। अब जो साइनाइड है, साइनाइड, इसका अपन कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करें H3O पॉजिटिव, तो बाहर क्या निकलेगा NH3, बाहर क्या निकलेगा NH3, और आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 COOH HOH। समझ गए स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड, क्या बोलेंगे लैक्टिक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल इसी के अंदर पायरुविक एसिड है। आपने कभी पायरुविक एसिड का नाम सुना है? पायरुविक एसिड देखो क्या होता है। सेकंड एग्जांपल में हम लिखने जा रहे हैं पायरुविक एसिड CH3CO और COOH, इसको बोलेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। और पायरुविक अम्ल की रिएक्शन यदि H2 से करवा दें, किससे करवा दें H2 से, या 2H से इसका रिडक्शन करवा दें, या तो 2H के साथ करवा दें या H2 से करवा दें, इसका रिडक्शन करवा दें, तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा लैक्टिक एसिड COOH, इसको बोलेंगे लैक्टिक अम्ल। तो ये था आपका किरेल और ये क्या था प्रोकिरेल। प्रोकिरेल से किरेल का फॉर्मेशन असंमित संश्लेषण में आता है। तो समझ गए स्टूडेंट, 2 मेथड पढ़ी हमने, एक तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी आपके पास योगात्मक अभिक्रिया। देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब समावियों का वियोजन, प्रतिबिंब समावियों का वियोजन एक नया टॉपिक है स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब समावियों का वियोजन, रेसोल्यूशन ऑफ एनंशियोमर, प्रतिबिंब समावियों का वियोजन। तो देखो स्टूडेंट्स, जो प्रतिबिंब समावि होते हैं एक दूसरे के अंदर मिले होते हैं, यानी डी और एल फॉर्म आपस में मिली होती हैं। डी फॉर्म का मतलब डेक्सोरोटेटरी और एल फॉर्म का मतलब लेवोरोटेटरी। तो इस समावि आपस में मिले होते हैं और मिले हुए समावियों को पृथक करना क्या कहलाता है प्रतिबिंब समावियों का वियोजन। किसी प्रतिबिंब समावियों के आपस में मिला होने के कारण उनको अलग अलग करना या पृथक करना क्या कहलाता है प्रतिबिंब समावियों का वियोजन। तो प्रतिबिंब समावियों का वियोजन निम्न विधियों से किया जाता है। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब समावियों का
वियोजन निम्न विधियों से किया जाता है, निम्न विधियों से किया जाता है। एक नंबर में है यांत्रिक पृथक्करण विधि, यांत्रिक पृथक्करण विधि या यांत्रिक वियोजन विधि लिखते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यांत्रिक वियोजन विधि, वियोजन विधि, मैकेनिकल रेसोल्यूशन मेथड। दूसरी जो विधि है इसमें लिखेंगे जैव रासायनिक विधि, जैव रासायनिक विधि। और थर्ड विधि है रासायनिक विधि। और फोर्थ विधि है स्तंभ वर्णलेखी विधि, स्तंभ वर्णलेखी विधि। पहली विधि कौन सी है? यांत्रिक वियोजन विधि। दूसरी विधि कौन सी है? जैव रासायनिक विधि। और तीसरी कौन सी है? रासायनिक विधि। और चौथी कौन सी है? स्तंभ वर्णलेखी विधि, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसको मैकेनिकल रेसोल्यूशन मेथड, इसको बोलेंगे बायोकेमिकल मेथड, इसको बोलेंगे केमिकल मेथड, और इसको बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बता रहा हूं यांत्रिक वियोजन विधि। यांत्रिक विधि एक बहुत पुरानी विधि है स्टूडेंट्स, बहुत ही पुरानी विधि है और आजकल इस विधि का प्रचलन बहुत कम रह गया है। इस विधि में क्या किया जाता है, जब प्रतिबिंब समावी होते हैं, प्रतिबिंब चिमटी की सहायता से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख कर अलग अलग किया जाता है। यदि मान लीजिए डी और एल रूप हैं और सूक्ष्मदर्शी से हम चिमटी की सहायता से यदि डी रूप को अलग ले सकते हैं तो क्या बच जाता है? एल फॉर्म बच जाती है। तो इस विधि से अपन चिमटी के द्वारा उन दोनों समावियों को अलग अलग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये विधि इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें एक समावी को पृथक करने के बाद एक समावी नष्ट हो जाता है, यानी एक समावी शेष रहता है और एक समावी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए आधुनिक समय में ये विधि इतनी उपयोगी नहीं है। दूसरी विधि जैव रासायनिक विधि। जैव रासायनिक विधि में क्या होता है, किसी बैक्टीरिया वायरस के द्वारा प्रतिबिंब समावियों को पृथक किया जाता है। ये विधि सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने 1858 में दी थी। कब दी थी? 1858 में। इस विधि में होता क्या है, किसी बैक्टीरिया वायरस को जो प्रतिबिंब समावी उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो बैक्टीरिया या वायरस क्या करता है, एक समावी को खा जाता है और एक समावी शेष बच जाता है। जैसे पेनिसिलियम ग्लोकेकम नामक वायरस क्या करता है, जो आपके अमोनियम टार्ट्रेट है उसमें पॉजिटिव D+ अमोनियम टार्ट्रेट को नष्ट कर देता है और L+ अमोनियम टार्ट्रेट उसमें शेष रह जाता है। ये विधि भी आधुनिक समय में इतनी उपयोगी नहीं है, इसके कुछ ड्रॉबैक है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि इसमें एक तो देखो ये होता है कि किसी वायरस और बैक्टीरिया को चूज करना बड़ा कठिन है। दूसरा, वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा अपन इस विधि को इसमें प्रतिबिंब समावियों को सेपरेट करवाते हैं तो वायरस एक फॉर्म को खा जाता है या एक समावी को खा जाता है, इसलिए ये विधि अधिक नुकसानदायक भी है। समझ गए स्टूडेंट्स? उसके बाद थर्ड विधि है रासायनिक विधि। थर्ड विधि क्या है? रासायनिक विधि। और रासायनिक विधि में क्या होता है, किसी प्रतिबिंब समावियों में किसी प्रतिबिंब क्षारक को डाला जाता है।
या अम्ल को डाला जाता है, वह क्षारक या अम्ल क्या बनाता है, प्रतिबिंब समायु के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद उनको पृथक कर देता है। जैसे सपोज दैट अपन लिखेंगे डी समावी प्लस एल समावी, ठीक है भाई, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, डी क्षारक से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, डी क्षारक से करवाते हैं। और डी क्षारक क्या करेगा, देखो डी, इसको लिखेंगे अम्ल और इसको लिखेंगे क्षार। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डी समावी प्लस या इनटू डी क्षारक, ठीक है भाई। दूसरा क्या बन जाएगा, एल समावी इनटू डी क्षारक, ये बन जाएगा। बन गए दो, डी समावी डी क्षारक, एल समावी डी क्षारक। दोनों मान लीजिए अम्ल ले, इसमें एल क्षारक ले तो एल क्षारक के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ये तो अपने डी क्षारक के साथ होगी। सपोज दैट मैं इसी को ऐसे लिख देता हूं, डी समावी प्लस एल समावी, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, एल क्षारक से। किससे करवाएं, एल क्षारक से। और एल क्षारक से करवाएंगे तब क्या बनेगा, डी समावी इनटू एल क्षारक प्लस एल समावी इनटू एल क्षारक, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन कर देता है। तो जैसे डी क्षारक डालेंगे तो डी क्षारक दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, उनको पृथक कर देगा। क्षारक अम्ल के साथ करता है और अम्ल क्षारक के साथ करता है। जैसे ये अम्ल है, दोनों क्या है, अम्लीय फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, अम्लीय। और मान लीजिए यहाँ अम्ल है तो ये कौन से फॉर्म में होंगे, क्षारीय फॉर्म में। यहाँ अम्ल है तो कौन से फॉर्म में होंगे, क्षारीय फॉर्म में। तो अम्ल किसके साथ करता है, क्षारक के साथ, और क्षारक किसके साथ करता है, अम्ल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रासायनिक विधि। ये भी लुईस पास्चर ने 1858 में दी थी। और अंतिम और लास्ट विधि स्तंभ वर्णलेखी विधि। इस विधि में क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, जो एक लंबी नलिका के रूप में होती है, ऐसी होती है स्टूडेंट्स। इस क्रोमेटोग्राफी में देखो, ये जो क्रोमेटोग्राफी इस सिद्धांत पे कार्य करती है, जो अधिक अधिशोषित होने वाला पदार्थ होता है वो ऊपर आ जाता है, और कम अधिशोषित होता है वो नीचे चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो निक्षालक होता है, निक्षालक के ऊपर किसी प्रतिबिंब समावी को डाला जाता है, और प्रतिबिंब समावी को जैसे ही डालेंगे तो प्रतिबिंब समावी जो ज्यादा अधिशोषित होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो कम अधिशोषित होगा वो नीचे बच जाएगा, जिसको अपन पृथक कर लेते हैं। जिसको अपन क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे डी और एल फॉर्म आसानी से पृथक हो जाती हैं। तो ये थी आपकी स्तंभ वर्णलेखी विधि। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपके प्रतिबिंब समावियों के वियोजन की विधियां कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।